हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और टॉपिक का नाम है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिक्स एक्सचेंज रेट। जो फिक्स एक्सचेंज रेट था उस टाइम पे उसकी क्या खामियां थी, क्या कमियां थी, क्या डिमेरिट्स थी, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूंगा इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नंबर वाइज चेक करेंगे और नंबर वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर एडवांस्ड अगेंस्ट फिक्स एक्सचेंज रेट। सबसे पहला आ जाता है नॉट वेरी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। पुराने टाइम पे हम ये मेरिट्स में कह रहे थे स्टेबिलिटी होगी तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी होगी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, इसकी बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे थे पुरानी वीडियो में। मगर ये आपको पता है कि पुराने टाइम से ज़्यादा इस टाइम पे ट्रेड हो रहा है और इस टाइम पे फिक्स एक्सचेंज रेट तो नहीं है ना, फ्लेक्सिबल है ना। इट इज़ हिस्टोरिकली रॉन्ग दैट फिक्स एक्सचेंज रेट promotes international trade. Rather, global history testifies that flexible exchange rate has proved quite helpful in developing trade ties among the nations. तो जैसे जैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आया 1977 के बाद वैसे वैसे ट्रेड कई गुना बढ़ गया है। ठीक है ना, कंट्रीज का ट्रेड कई गुना मैनी टाइम्स बढ़ गया है। तो हम ये तो नहीं ना कह सकते कि पुराने टाइम पे फिक्स एक्सचेंज रेट था इसीलिए भाई ट्रेड ज़्यादा होता था। समझ के बाद वो आर्गुमेंट तो फेल हो गया। सेकंड आ जाता है नॉट रियल रेट ऑफ एक्सचेंज। जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे सरकार ने अपने हिसाब से फिक्स किया होता है। सिचुएशन के चेंज होने से तो चेंज ही नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो कोई भी रियल टाइप का रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन के चेंज होने से अपने आप को चेंज नहीं कर पाता। और भी कई रीजंस हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट इज़ एन आर्टिफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज। इसको आर्टिफिशियल रेट कहा जाता है, सरकार फिक्स कर देती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन इट गवर्नमेंट हैज़ टू इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शंस। सरकार को इस एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए कई टाइप की रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, सोने के रेट पे, कुछ ना कुछ। ठीक है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रियल इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ कंट्री। ये कंट्री की रियल सिचुएशन को नहीं बताता, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से तय करती है ना कि एक्सचेंज रेट कितना होगा। सच अ सिचुएशंस कम such a situation comes to surface when a crisis befall the country। तो ऐसा तब आता है जब कोई भी कंट्री क्राइसिस में आ जाता है, तब पता लगता है कि भाई इस कंट्री में तो डिप्रेशन या रिसेशन आ गया है और इसकी करेंसी जो है वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स के हिसाब से अपनी इकोनॉमी को देखते हुए उन्होंने एक्सचेंज रेट तय नहीं किया, अपनी मर्जी से तय किया गोल्ड की टर्म्स में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नो एलिमिनेशन ऑफ स्पेकुलेशन। फिक्स एक्सचेंज रेट का सबसे बड़ा मेरिट था कि लोग स्पेकुलेशन तो नहीं करेंगे क्योंकि एक्सचेंज रेट तो सेम रहता है, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू दैट फिक्स एक्सचेंज रेट एलिमिनेट स्पेकुलेशन। जो स्पेकुलेशन करने वाले हैं वो तो स्पेकुलेशन करते ही रहेंगे कि भाई डॉलर जमा कर लो, जमा कर लो। अब जिसके पास 2 नंबर की कमाई है वो डॉलर में आ रही है तो वो तो डॉलर में जमाखोरी करेगा ही। ठीक है। एक्चुअल एक्सपीरियंस इज अगेंस्ट दिस एजर्शन। ये जो एजर्शन है, ये जो लॉ या फिर ये जो कईयों ने अपनी पत्थर की लकीर बनाया कि भाई फिक्स एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन नहीं हो सकती, इसमें भी हो सकती है। इवन अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट द डेंजर ऑफ स्पेकुलेशन लूम्स लार्ज। तो मतलब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर रहता है कि लोग स्पेकुलेशन या जो स्पेकुलेटर्स हैं वो बड़ी मात्रा में डॉलर जमाखोरी ना कर लें। द स्पेकुलेटर्स सक्सीड इन क्रिएटिंग अ सिचुएशन दैट गिव्स राइज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टेबिलिटी। स्पेकुलेटर्स बहुत ज़्यादा डॉलर इकट्ठे कर लेंगे तो उससे भी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ सकता है। ज़्यादातर डॉलर स्पेकुलेटर ने इकट्ठे कर लिए तो मार्केट में बचेंगे नहीं, सप्लाई कम हो जाएगी, रेट ऊपर नीचे हो जाएगा। समझ की बात। डीवैल्यूएशन इन इंडिया in year 1949 was mainly because of the speculation in foreign exchange rate। जो इंडिया में डीवैल्यूएशन की गई थी जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, उसके 2 साल के बाद 1949 में, वो इसीलिए हुआ था कि जो स्पेकुलेटर्स थे उन्होंने काफ़ी फॉरेन करेंसी स्पेकुलेट कर ली, तो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट को फोर्सफुली अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नॉट नेसेसरी फॉर पर्टिकुलर करेंसी एरियाज। हमने पिछले पॉइंट में मेरिट्स में कहा था कि पर्टिकुलर करेंसी एरियाज के लिए, जैसे यूरोपियन यूनियन टाइप है, उनके लिए बहुत फ़ायदा रहता है। ठीक है। मगर जब हम डीमेरिट कहते हैं तो कहते हैं इतना भी फ़ायदा नहीं रहता। इसमें दूसरा आर्गूमेंट है द आर्गूमेंट in favor of fixed exchange rate, that is it is suitable for particular currency areas, is also not correct। तो जो बुराई करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो इसकी मेरिट थी कि भाई करेंसी एरियाज के लिए सूटेबल है, उसके लिए भी सूटेबल नहीं है। विद इन स्टर्लिंग एरिया एक्सचेंज rates have to be undergoing changes because of the political and economic activities among the different countries।
जैसे यूरोपियन यूनियन है, उनके बीच में भी जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी आपस में पॉलिटिकल एंड सोशियो एंड इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रही हैं और कुछ कंट्रीज़ उतनी तेज़ी से डेवलप नहीं कर रही या वापस पीछे जा रही हैं, तो उनके एक्सचेंज रेट चेंज होने चाहिए ना। मगर फिक्स एक्सचेंज रेट कहता है ये चेंज ही नहीं होने चाहिए, तो उस केस में तो वो करेंसी एरियाज के लिए अनसूटेबल रहे। जिस कंट्री ने तरक्की की तो ऑब्वियसली उसकी करेंसी का रेट भी बढ़ना चाहिए ना, मगर अगर फिक्स एक्सचेंज रेट होगा तो उसका रेट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। इफ़ एनी वन कंट्री चेंज्ड any of the country or any one country change its rate of exchange, it was not incumbent that the other countries should also change their rates for exchange correspondingly। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में तो अपने आप ही चेंजेस आते रहते हैं, मगर एक कंट्री ने अपने करेंसी का रेट चेंज किया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी अपना चेंज करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल में तो करो ना करो वो तो अपने आप डिमांड सप्लाई के हिसाब से आ जाते हैं। तो पर्टिकुलर करेंसी एरियाज़ के लिए ये इतना सूटेबल नहीं रहा, इसलिए 1977 के बाद इसको चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है नॉट नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो। पिछले मेरिट में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर लॉन्ग टर्म में आपने फॉरेन कंट्री से पैसा मंगवाना है तो हमारा रेट स्टेबल होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो untenable that the absence of fixed exchange rate in the absence of exchange rate long term capital flows will be hindered। ये भी कहना गलत होगा कि अगर फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंट्री में पैसा नहीं आएगा। इवन अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज द इन्वेस्टर्स डू एक्सपेक्ट इन लॉन्ग रन रेट ऑफ एक्सचेंज मस्ट अंडरगो द चेंज। तो अंडर जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, अगर फिक्स एक्सचेंज नहीं भी होता उसमें भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी पैसा बाहर से आ जाता है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आने वाले टाइम पे ये एक्सचेंज रेट होगा, उसके हिसाब से आज हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। एज सच दे प्लान लॉन्ग रन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अब्रॉड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द इवेंचुअलिटी। फॉर एग्जांपल पेप्सी है, बर्गर किंग है या मैकडोनल्ड है, ये कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में यूएसए से पैसा निकाल के लगाते रहते हैं ना, तो इनके दिमाग में होता है कि फ्यूचर में 10 साल 5 साल के बाद इनका जो इस कंट्री का एक्सचेंज रेट होगा वो ये होगा, इसके हिसाब से मैं आज इतनी इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ और इतना पैसा निकाल लूँगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिक्स एक्सचेंज रेट में ही एफडीआईज या एफआईआईज होती हैं, फ्लेक्सिबल में भी हो सकती हैं। हेंस स्टेबल एक्सचेंज रेट इज़ नॉट अ प्री कंडीशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। तो जो स्टेबल एक्सचेंज रेट है या फिक्स एक्सचेंज रेट है वही प्री कंडीशन नहीं है कि इसी की वजह से जो बाहर से एफडीआई या एफआईआई आएगी फ्लेक्सिबल में नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं कह सकते। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल क्राइसिस। इंटरनेशनल क्राइसिस में मैंने लिखा हुआ है इंटरनेशनल मॉनेटरी क्राइसिस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हैज़ मेनली बीन ड्यू टू द सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। जो 1977 से पहले जो भी क्राइसिस आ रहे थे कंट्री में, ठीक है, वो क्यों आ रहे थे? क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट था। All member countries in IMF had linked the exchange rate to their currencies, exchange rate of their countries with the dollar। मतलब हर एक कंट्री ने अपनी करेंसी को डॉलर की टर्म्स में रखा हुआ था। By devaluing the dollar and declaring it as inconvertible currency, American government disintegrated fixed exchange rate system। अब सारी कंट्रीज ने अपनी जो करेंसी थी उसको गोल्ड में या डॉलर में उसको टर्म्स में बताया हुआ था, तो अचानक से क्या हुआ, अमेरिका ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर लिया, तो सारी करेंसीज की ऐसे की तैसी हो गई। समझ गए बात? क्योंकि सारी करेंसीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर थी। इट वाज ऑन दिस अकाउंट दैट द इंटरनेशनल मॉनेटरी क्राइसिस टुक प्लेस टू मीट द सेम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वॉज रिसॉर्टेड टू। तो इस वजह से जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो लाया गया, क्योंकि हर एक कंट्री की जो वैल्यू है वो गोल्ड में थी या फिर गोल्ड के अलावा वो डॉलर में थी। तो डॉलर को जब डी वैल्यू किया तो सारी करेंसीज की बेड़ा गर्क हो गया। तो इस चक्कर में 1977 के बाद जो सिस्टम है उसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के तौर पे लाया गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।